क्या हो गया, आई विल हैव अ लुक, अगर नहीं हुआ है तो उसे हमें करना है, सीधी बात है। मैंने रोहित को बोला ही विल क्रॉस चेक एंड ही विल पुट इट। तो भाई पॉइंट ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 एक तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच थी। तो इससे पहले बहादुर शाह जफर ने पहले मना किया, लेकिन बाद में वो मान गया और कॉन्फेडरेसी भी बन गई। और उन्होंने किसको मार दिया, बहुत सारे इंग्लिशमैन को उन्होंने मार दिया वहीं पे दिल्ली में। दिल्ली जो है रेबल्स ने कैप्चर कर लिया, और दिल्ली में एक उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने शुरू कर दिया। ओके, दिल्ली में एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी बॉडी बना दी। जैसे एक पैरेलल गवर्नमेंट हमने वर्ड यूज किया, तो उन्होंने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट हम नहीं बोलते, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया। मिर्जा मुगल जो बादशाह हैं, उनके बेटे थे मिर्जा मुगल, उनको बिठाया गया। उनकी मदद कौन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं बख्त खान साहब। बख्त खान ने एंग्लो अफगान वॉर में ही पार्टिसिपेट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्विस की थी, सूबेदार थे वो। उनको पोस्ट दिया गया, उनको हमने पोस्ट दिया लॉर्ड गवर्नर जनरल। लॉर्ड गवर्नर जनरल पोस्ट उनकी दी गई। ओके, एक तरीके से ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस हु वाज वेरी वेरी करेजियस एंड ही फॉट वेरी ब्रेवली। थोड़े टाइम बाद बख्त खान साहिब नहीं रहेंगे, लखनऊ के तराई रीजन में वो ब्रिटिश से लड़ाई करते हुए शहीद हो जाएंगे। बख्त खान साहिब ये दिल्ली में थे, फोर्सेस थी इनके पास, और ये ब्रिटिश के जनरल बख्त खान जो है वो लड़ने के लिए तैयार थे, बरेली से मिलने आए थे। ओके, अब बहादुर शाह जफर तो कर नहीं सकते थे क्योंकि ही वाज वेरी वीक, वेरी ओल्ड, बट उनकी जो मोटिवेशनल आप कह सकते हो सपोर्ट वो थी। लेकिन जो बेगम थी बहादुर शाह जफर की, जीनत महल, she was not ready to support the rebels. Zinat Mahal was not ready to support the rebels. She was more than ready to conspire against rebels. That is why she supported British. और भी बहुत सारे लोग थे, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी, कोई इतनी सिंपल और सदी हुई नहीं थी जितना हम आराम से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो ये हो गया दिल्ली की बात। अगर आप कानपुर की बात करो तो कानपुर में थे नाना साहिब। कानपुर में नाना साहिब थे। नाना साहिब अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। उन्होंने भी ब्रिटिश को कई जगह हराया। उनका सपोर्ट कर रहे थे अजीमुल्ला खान। उनको अजीमुल्ला खान को लंदन भी भेजा गया था, जा भाई मेरी पेंशन की बात करके आ। तो बात ये नहीं है कि वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, वो तो लड़ना ही लड़ना था, लेकिन उसके अलावा एक कैरेक्टर और भी था जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमें पहली बार हिंदुस्तान में, क्योंकि इतना लगातार हुआ, तो इसको इसलिए हम कहते हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। वी कॉल इट द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, वरना इसको ग्रेट ना कहा जाता। सिपाही म्यूटनी कहते हो, ग्रेट रिवोल्ट भी कहते हैं इसको हम, because this has really showed the skills and also the hatred Indians were carrying against the British. Okay, और रूमर्स थे, ये तो रूमर्स थे कि ग्रीस जो है, ग्रीस कार्टेजेस हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं था। उन्होंने जो है मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं था। तो लेबर ने जो है वो, शुरू में कहा जाता है कि जब एक बार एक सिपाही जो है उसको मुंह से कारतूस को कर रहा था, तो एक छोटी जाति के लेबर ने कहा कि अबे जा, तेरी तो जाति खत्म हो गई है, यू हैव लॉस्ट योर कास्ट। उस टाइम तो कार्टेजेस सिर्फ मेरठ में और दमदम में तो उनको दिया भी नहीं गया था। तो रूमर्स थे, रूमर्स को कंपनी ने कोशिश की कि रूमर्स को वो डिसलॉज कर सके, रूमर्स को वो दबा सके, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे थे। तो मॉडिफिकेशन भी किया गया, सिविलियन भी लोग डिस्क्वाइट, जैसे मैंने बोला, झांसी की रानी, नाना साहेब,
लैंड रिफॉर्म्स, तालुकदार, ये सारी चीजें मिलाकर आप लगा लीजिए कि हमारे अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हो रहा था सब कुछ। जो ब्रिटिश की स्पिरिट थी, लोग सती प्रैक्टिस के अबॉलिशन के अभी अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज को लीगल कर दिया गया था, उसमें भी लोग खुश नहीं हुए थे कि भाई हमारा धर्म, हमारी हमारी सोच, हमारी हमारी सोसाइटी, उसको क्यों खत्म किया जा रहा है। तो इसीलिए आप कह सकते हो जस्टिस सिस्टम भी इनहेरेंटली अनफेयर था। ये सारी चीजें आप लगा लो कि कुल मिलाकर एक धधकता लावा बन चुकी थी। That is how we say that the legitimacy was very important for the revolt, and that is why Bahadur Shah Zafar was given the charge of being the ruler. तो बंगाल आर्मी का बहुत बड़ा रोल था, उनको एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिल रहा था, मंगल पांडे जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद अप्रैल 1857 में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अप्रैल 1857 में, और एनफील्ड राइफल तो उसके लिए एक अपने आप में एक बड़ा कॉज बनेगा ही बनेगा। तो रेबेलियन एक बार स्टार्ट हो गया, रेबेलियन स्टार्ट हो गया तब मेरठ में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले मेरठ, मेरठ से वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के अंदर भी जो है बहादुर शाह ने पहले जैसा एक्नॉलेज ही नहीं किया पहले, तो उसके बाद जो है बाद में एक्नॉलेज किया। बाद में एक फॉर्मल कोर्ट भी बैठा, किंग जो है वो उसको बैठाया गया इज्जत के साथ, ओके। और सपोर्टर भी थे कुछ, उसके अपोजिशन में भी थे, दोनों बातें चलेंगी साथ साथ में। बहुत सारे आर्मी मैन सपोर्ट भी करेंगे और बहुत सारे आर्मी मैन सपोर्ट नहीं भी करेंगे। अब कमाल की बात क्या है कि जो 1857 में जो बंगाल आर्मी थी, उसमें बंगाल आर्मी में तकरीबन 90,000 लोग थे, देयर वर 90,000 पीपल। उसमें से 12,000 सिर्फ ब्रिटिश थे, 16,000 के आसपास सिख और गोरखा होंगे थोड़े बहुत, और बाकी नेटिव सोल्जर्स थे और ब्रिटिश सोल्जर्स थे। उसके बावजूद भी जो है रेजिमेंट्स जो है म्यूटनी में उठी और रेजिमेंट्स जो है डिसबैंड भी की गई, लेकिन फिर भी ये अब ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ था कि इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एंड दैट इज हाउ यू कैन से कि पंजाब से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से फटाफट आर्मी रेज की गई ताकि रेबेलियन को कंट्रोल किया जा सके। ओके, लास्ट में जो है आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश के अगेंस्ट मुस्लिम्स वर आल्सो टेकिंग अप आर्म्स। there was a large contribution. This is the only revolt where you can say Hindu Muslim unity was at great witness. मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी और मौलाना राशिद अहमद गंगोई ने भी बाद में ये बात को माना है। मौलाना कासिम नानातवी, राशिद अहमद गंगोई, ये दोनों कहां से जुड़े हुए हैं? देवबंद स्कूल से जुड़े हुए हैं। किससे? देवबंद। They both are linked with the Deoband school, and they both have justified and took up arms against the British rule. उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी आर्म्स उठाए और उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे ही जो है ये दोनों ने भी ब्रिटिश का साथ दिया। कुछ इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने बोला लेने को। उसके बाद कुछ जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, जैसे एक और थे सैयद नजीर हुसैन देहलवी। सैयद नजीर हुसैन देहलवी, इन्होंने भी DELHVI नजीर हुसैन देहलवी, इन्होंने ये बोला भाई आर्म्स उठा लो। ओके, ब्रिटिश जो है वो देवर शॉक्ड, और सिख जो है वो मतलब कि सिख सोचते थे कि भाई, सिख आर्मी सोचती थी कि अगर मान लो मुगल जीत जाएंगे तो हमारे एरिया को दोबारा काबू कर लेंगे। इसीलिए जो है सिख आर्मी को कोई दिक्कत नहीं थी। और जो है देवर ऑल्सो अगेंस्ट पूरबियाज, जो भी ईस्टर्न इंडिया के, बिहार के, बंगाल के लोग थे। तो सिख जो है वो मतलब उनको दिक्कत नहीं थी। और अभी अभी जो है सिखारे भी थे। फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर में चिलिया वाला बैटल, फिरोज शाह बैटल,
वो ब्रिटिश ट्रूप ने जीती थी। तो उन 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 बैटल्स के अंदर हिंदुस्तानी ट्रूप्स ने ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ दिया था और सिख के अगेंस्ट लड़े थे। अभी सिख को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सिख भी जो है भाई साहब बैठे, तैयार बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि वेरिड ग्रुप्स जो हैं आपस में, और कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अपराइजिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से रिवोल्ट फेल हुआ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा मैंने बताया कि एक नया कानून, नया रूल स्टार्ट किया मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, सिक्के निकाले गए, नोबिलिटी, और उसके बाद जो है पुराने तरीके से पूरा एकदम साजो सामान के साथ दरबार लगाया गया। लेकिन इससे जो है पूरा भारत फिर भी एक नहीं होगा। रेबल्स जो है वो कुछ हद तक तो ब्रिटिश को दबा पाएंगे, लेकिन सिख आर्मी जो है वो अभी भी कंट्रोल में, या अभी भी जो है इनकी बात को नहीं मानने वाली। तो इसीलिए मेरठ, मेरठ से जहां से ये शुरुआत होती है, यू नो, परीक्षित गढ़, असली जगह क्या है? परीक्षित गढ़। परीक्षित गढ़ में परीक्षित गढ़ मेरठ के पास है। वहां तक, वहां की जब हम रेबेलियन की बात कर रहे हैं, तो वहां भी जो है आपका एक्स जमींदार होंगे जो कि रेडी हैं, दे आर मोर देन रेडी। वो चाहते हैं कि भाई ब्रिटिश को किसी भी तरह से खत्म किया जाए, मतलब वो भी सपोर्ट करेंगे। हर जगह लोकल लीडर हो जाएंगे। आपके हरियाणा में भी बहुत सारे लोकल लीडर्स थे, ऐसा नहीं है कि लीडर्स नहीं थे। लोकल लीडर होंगे जो कि सिविलियन पॉपुलेशन को गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो दैट इज वाई अनलाइक द प्रीवियस ट्राइबल अपराइजिंग्स, उसमें और इसमें उस तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें और इसमें उस तरीके का कोई वो नहीं है। इसीलिए अभी वाला जो होगा दैट इज वेरी वेरी, ये जो रिवोल्ट है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है समझने के लिए कि नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे राइज करेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेन एग्जामिनेशन, कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही थी, चीजें हो किसकी गाइडेंस में रही थी, क्यों फेल हुआ। तो जैसे मैंने कहा मेरठ में जो है आपका जो ये लोकल लीडरशिप दी जाएगी, भाई सोल्जर्स तो अपना लड़के ठीक है, दे हैव टेकन द फाइट टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें होंगी, उसके बावजूद भी जो है अलग अलग ग्रुप्स आएंगे और वो जो है पूरे के पूरे उसको मदद करेंगे हमें कि भाई हमें लड़ना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें देवी सिंह, आपका जो मेरठ है, मेरठ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे देवी सिंह। देवी सिंह जमींदार कह लो आप, उनको जो है देवी सिंह नहीं, सॉरी, कदम सिंह, उनको कदम सिंह कहेंगे हम। कदम सिंह थे, एक चौधरी कदम सिंह थे, और उनको जो है गुर्जर उनको डिक्लेयर कर देंगे, ये हमारे रूलर हैं, ये हमारे लीडर हैं। बुलंदशहर और बिजनौर भी जो है इनके अंडर में आ जाएगा। वहां पर भी दो, वहां पर भी किनका, कौन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? माहो सिंह, बिजनौर में करेंगे माहो सिंह। मेरठ में मैंने किसका नाम लिया? कदम सिंह। फैल जाएगा ये वहां से वहां तक। वहां पे कदम सिंह हो गए, यहाँ पर माहो सिंह हो गए। उसके बाद जो है आपका दिल्ली से लेकर पूरे मेरठ तक के सारे गांव पार्टिसिपेट करेंगे रिवोल्ट में। वो अपनी एक सरकार बना लेंगे, वो अपने पंचायत बना लेंगे, वो अपने सिविल डिस्प्यूट खुद सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ पंजाब से भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, जाट, लोकल जाट है वो भी जो है जो प्रिंसली स्टेट से अलग हैं, जो प्रिंसली स्टेट है दे आर नॉट सपोर्टिंग, लेकिन उससे जो अलग हैं वो करेंगे। तो गुर्जर और आप मान लीजिए रंगहार्स, रंगहार्स, गुर्जर और रंगहार ब्रिटिश के सबसे बड़े एनिमी थे। रंगहार्स मतलब, रंगहार्स मतलब आप कह सकते हो मुस्लिम राजपूत। ये सबसे बड़े दुश्मन थे ब्रिटिश के इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक तरीके से। उसके बाद जो है आपका थोड़ा आगे आप चलोगे तो उस टाइम एक बहुत फेमस स्कॉलर थे मुफ्ती निजामुद्दीन, वो फतवा इशू कर देंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट। मुफ्ती निजामुद्दीन, वो किसका सपोर्ट करेगी? लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट करेगी राव तुलाराम का। राव तुलाराम, राव साहब थे ये। राव तुलाराम ने बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। वो एक अहीर राजा थे, यदुवंशी अहीर राजा थे वो, और हरियाणा में उन्होंने रेबेलियन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसीलिए आज भी उनको मतलब बहुत ही इज्जत से और बहुत समाज में उनका बड़ा इंस्पिरेशन है, उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन स्प्रेडिंग द रिवोल्ट। तो यही है कि हमें लोकल ही आइडियाज पे फोकस करना है, क्योंकि लोकल आइडियाज, लोकल रूलर्स ही आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जो बेसिक है वो तो हर जगह अवेलेबल है, एनसीईआरटी को हम कवर ही कर रहे हैं। तो ये लगा लीजिए रेबेलियन में जो है उनको इनिशियली सक्सेस मिली, वो जो है एमुनेशन भी उनके पास थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को भेजी भी, और जनरल बख्त खां का भी उन्होंने सपोर्ट किया, और उनके कजिन राव किशन सिंह उनके कजिन थे, उनके साथ भी लड़ाई लड़ी, और नारनौल जो हरियाणा में है वहां पर लड़ाई लड़ी गई। तांत्या टोपे की फोर्सेस से भी जुड़ने की बात की गई और जुड़े, और ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा था। और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि राव तुलाराम ने जो है बाद में इंडिया छोड़कर उन्होंने जो है शाह ऑफ ईरान, रूलर ऑफ अफगानिस्तान, ये इन सब लोगों से भी, इवन रूलर ऑफ रशिया, इन सब लोगों से भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है इन्होंने मांगा। और आप कह सकते हैं कि राव तुलाराम जो है उनकी, ब्रिटिश ने बाद में उनकी स्टेट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, और उनके टाइटल को बाद में उनके बेटे को दे दिया गया। इट इज सेड दैट कि वो इंडिया वापस नहीं आ पाए, और एक यंग एज के अंदर ही राव तुलाराम, उनके शरीर में एक इन्फेक्शन फैल गया था, इसीलिए वो शहीद हो गए, इसीलिए वो मतलब आप कह लीजिए कि वो नहीं रहे। तो ऐसे जो रूलर, ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ऐसे बहुत सारे थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। सीज ऑफ दिल्ली, जब ब्रिटिश को जब ये हो जाता है कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई, तो दिल्ली वापस लेने के लिए वो कुछ भी करेंगे। इसीलिए दिल्ली में कश्मीरी गेट हो गया, और उसके बाद और आसपास के एरियाज हो गए, रेड फोर्ट के जो चारों तरफ घेरते हैं, उनके लिए ब्रिटिश ने पूरी कोशिश की, और जॉन निकलसन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिल्ली सितंबर 1857 तक दिल्ली वापस ले ली गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं टॉम पे पकड़ लिया गया, उनके बच्चों को भी पकड़ लिया गया, और वहां पे गारंटी दी गई दैट वी विल नॉट किल यू, एंड दैट इज हाउ ए मिलिट्री कमीशन वाज पुट अप। विलियम हडसन ने पकड़ा, पर जो ग्रैंडसन और सन थे जो बहादुर शाह जफर के, जीवन और जीवन बख्त यानी जवान बख्त को छोड़ के बाकी सबको फांसी पे लटका दिया गया। आज भी आप दिल्ली आएंगे तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास ही एक बड़ा सा गेट है, बहुत बड़ा गेट है, उसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। यानी मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज़्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। मिर्जा खिज़्र सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, और आपके मिर्जा खिज़्र सुल्तान, मिर्जा अबू बकर और मिर्जा मुगल, इन सबको फांसी की सजा दे दी गई, इनको लटका दिया गया था, ताकि पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाए दैट इफ यू रिएक्ट एंड इफ यू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश देन यू विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। कानपुर में जैसा मैंने कहा, वहां पर जनरल व्हीलर के अगेंस्ट लड़ाई हो रही थी, वहां पर जो है कानपुर को नाना साहिब ने कैप्चर कर लिया था, इलाहाबाद भी उन्हीं के पास था। नाना साहिब चाह रहे थे कि इलाहाबाद भी जाके वो किए, सेवरल जो सिपॉइज की कंपनीज थी वो वेट कर रही थी, और वो कुछ तो ब्रिटिश के साथ अभी भी थे, और कुछ जो है वो उन्होंने जो है बगावत कर दी थी। तो इसीलिए दोनों तरह की बातें होंगी, मैसेकर्स होंगे, और कानपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तात्या टोपे उनके राइट हैंड थे, तात्या टोपे राइट हैंड थे, जिनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे, गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सपर्ट, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। और ये जो है चाहते थे कि ऑब्वियसली कि मुझे जो है मिले, मुझे मेरा रियासत मिले, और वो ये भी चाहते थे पेशवाशिप को दोबारा रिवाइव कर दें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो नाना साहिब जो है वो लड़ेंगे,
और आपके तांता टोपे की मदद से चीजें की जाएंगी, जो उनके कमांडर इन चीफ थे। जैसे मैंने कहा, मिर्जा अजीमुल्ला खान और लियाकत अली, एक और नाम भी होगा लियाकत अली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज फार एज कानपुर इज कंसर्न। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो इन लखनऊ में जो है जो कि आज की डेट लखनऊ मॉडर्न डे अवध का जो पार्ट था, उसके अंदर सर हेनरी लॉरेंस वो होंगे, हेनरी लॉरेंस होंगे। और यहाँ पर कौन बगावत करेंगी? यहाँ पे करेंगी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल करेंगी। बेगम हजरत महल का बेटा था जवान बख्त या जीवन बख्त। हाँ, जवान बख्त नहीं, उनका बेटा था बिदरिस कद्र। उनका बेटा था बिदरिस कद्र। और बिदरिस कद्र जो है वो उनको राजा बनाने की बात होगी, लेकिन वही है, ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं पाएगा। बाद में बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल निकल जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसे ही नाना साहिब के बारे में भी कहा जाता है कि वो नेपाल चले जाएंगे। और बेगम जो है हजरत महल जो है वो लोकल रूलर्स और लोकल जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो भी उनको सपोर्ट करेगी। और उधर से लेकिन ब्रिटिश को सपोर्ट मिलेगा आपका नेपालीज का। नेपालीज आर गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि लखनऊ हो गया, या सेंट्रल इंडिया की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया कैंपेन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर झांसी की रानी होंगी, बैटल ऑफ कालपी होगी बहुत इंपॉर्टेंट, दतिया ओरछा, दतिया और ओरछा ये एरिया भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओरछा इन मध्य प्रदेश, दतिया ओरछा ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में जो है वो आपके पकड़े जाएंगे, मतलब उनको शहीद हो जाएंगी, रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाएंगी। ऐसे ही आप अगर बात करें इंदौर, तो इंदौर में भी होगा। बिहार, बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुंवर, यहाँ पर जो थे आपके जमींदार ऑफ आरा, उनको कहा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह। प्यार से उन्हें कहा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह। वो बगावत करेंगे। वो he was an old zamindar but gave a tough fight to the British in Bihar and in nearby regions पटना। उनको पटना के मौलवी का सपोर्ट भी मिलेगा। दानापुर, दानापुर में उनके भाई अमर सिंह पैरेलल गवर्नमेंट भी खड़े करेंगे। भी खड़ा करेंगे। ओके, दानापुर में होगा ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने यहाँ प्ले किया। उनको सपोर्ट मिलेगा गुलाम अली खान, फतेह सिंह, हुसैन बख्श खान, ये सारे जो हैं कुंवर सिंह को सपोर्ट करेंगे। यू नो, ये सारे के सारे जो हैं ऐसे लोग होंगे जो लोग हर कॉस्ट पे ये चाहते थे कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाए, ब्रिटिश रूल मस्ट बी फिनिश्ड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये सब लोग इसीलिए इतनी फाइट कर रहे हैं। अब ऐसा हम कहते हैं कि पंजाब में नहीं फैला, लेकिन पंजाब में भी फैला थोड़ा बहुत। तो पंजाब में सिख अंपायर था पहले, उसके बाद जो है आपका ब्रिटिश रूल आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोकल जो पॉपुलेशन थी वो भी म्यूटनी में पार्टिसिपेट करेगी। झेलम, झेलम रिवर और उसके आसपास के रीजन में भी म्यूटनी फैलेगी, इसीलिए सिपाही जो है वो वहां पे भी रिवोल्ट कर जाएंगे। बैटल ऑफ त्रिम्मू घाट, बैटल ऑफ त्रिम्मू घाट, बैटल ऑफ त्रिम्मू घाट होगा। उसमें जो है आप लगा लीजिए कि निकलसन जो है वो ट्रैप्ड सिपाही जो वहां पे जो फंस जाएंगे सिपाही, उनको मार देंगे। तो there is no reason in India, there is no region in India where British are not being attacked. For example, एक खुर्रल ट्राइब, खुर्रल
खुर्रल। खुर्रल ट्राइब के लीडर कौन थे? अहमद खान खराल। अहमद खान खराल साहब ये खुद लड़ाई लड़ेंगे। ये जो है अहमद खान खराल साहब जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। सतलुज रिवर और यहाँ पे ट्राइब है ये बगावत कर देगी और ब्रिटिश के अगेंस्ट जितना हो सकेगा उतना लड़ा जाएगा। इवन बंगाल एंड त्रिपुरा में भी ऐसा होगा। सिपाही जो है चिट्टगांव की ट्रेजरी को कंट्रोल कर लेंगे और आर्मी में कलकत्ता और गुरखा वहां तो सारे एरिया में होगा ही होगा। जलपाईगुड़ी में होगा, जलपाईगुड़ी। और इसी तरह से सिपाही जो है वो टिप्पारा हिल्स तक पहुंच जाएंगे। टिप्पारा हिल्स, जलपाईगुड़ी, इन सब जगह से हो जाएगा जी। गुजरात की अगर हम रेबेलियन की बात करें तो गुजरात में तालुकदार थे, जागीरदार थे, ठाकुर थे। उन्हें कौन मदद करेंगे? भील, कोली, पठान, ये सारे के सारे जो है ये सब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन अपोजिशन उनका क्या था? इनाम कमीशन, जिसकी हमने बात की थी। तो द्वारका, काठियावाड़ के सारे इलाके में जो भी गायकवाड़ के अंदर था वहां पे वाघेरा रिवोल्ट होंगे। हमने अभी भी बात की थी वाघेरा रिवोल्ट की, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी स्प्रेड हो जाएगा। वाघेराज, सौराष्ट्र रीजन। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र साई, क्या नाम था उसका? सुरेंद्र साई, बहुत इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई जो है उनको वीर सुरेंद्र साई कहा जाता है। उनके बहुत सारे साथी भी थे। तो सुरेंद्र साई के साथ बहुत सारे उनके सबॉर्डिनेट या कह लीजिए उनके कमांडर्स और उनके वो थे। तो सुरेंद्र साई जो है उन्होंने हजारीबाग जेल को तोड़ा। हजारीबाग इज इन झारखंड। सुरेंद्र साई ने हजारीबाग उसको तोड़ा और उसके बाद जो है संबलपुर में अपना पैरेलल गवर्नमेंट शुरू कर दी। ठीक है ना, उसने संबलपुर में अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट चालू किया। उसके बाद ब्रिटिश जो है पूरी की पूरी ब्रिटिश को वहां से भगा दिया गया, पूरा संबलपुर कंट्रोल में कर लिया। छोटा नागपुर डिवीजन भी जो है वो संबलपुर इसके इम्पैक्ट की वजह से उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज करना पड़ा। सुरेंद्र साई को लास्ट में जो है 1860s में जाके कहा जाता है कि उनको पकड़ा गया या उनको सरेंडर कर दिया गया। तो जो टॉल एंड कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ज्यादा थे और लोकल पॉपुलेशन पूरी तरह से रेबल्स के साथ नहीं है, बिकॉज दे बिलीव दैट रेबल्स आर नॉट गोइंग टू बी द गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द फ्यूचर। ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो भी लूटेंगे। ब्रिटिश सोल्जर्स भी जब वापस लूटेंगे चीजों को तो बहुत बुरा हाल मचाएंगे। तोप से बांध बांध कर लोगों को उठा लिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। ब्रिटिश जो है आपका ब्रिटिश मैगजीन्स, ब्रिटिश न्यूज़पेपर थैंकलेस इंडियंस की तरह और एकदम इंडिया को एकदम थैंकलेस एक फॉल्स प्रोपेगेंडा माना जाएगा। बहादुर शाह जफर को तो पकड़ लिया गया और उसको बाद में भेज दिया गया और क्वीन विक्टोरिया का टाइटल भी आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी खत्म हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो सेम रहेगी लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या, मिलिट्री और रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अब मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ करेंगे जिससे दोबारा अगर कभी हो कॉन्फ्लिक्ट हो तो देन ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो। अब सारे के सारे जो आर्मी थी इट विल बी कंप्लीटली reorganized. Old organization will be finished. No strategic and important training and positions will be given to Indians, and British officers will be there at every top position, and the soldier of the British with respect to Indian will also be increased. तो ये चीजें होंगी और क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश जो है कैसे भी करके इसको क्रश करके चाहेंगे कि वो जो है दबा दें, क्योंकि वो कहते थे कि भाई ना तो कोई यूनाइटेड इंडिया था और जो है वो ये भी कहते थे कि भाई मैनी लोकल रूलर्स वो तो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे रादर देन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। रेबल सोल्जर्स वर डिसबैंडेड, दे वर सेंट बैक होम
ओके, नॉट ऑल रेबल सोल्जर्स आर सपोर्टिंग द मुगल रूल ऑल्सो। राजा जो दिल्ली के थे, जो बहादुर शाह जफर थे, वो सही रियल राजा नहीं थे। ना उनका उनपे कोई कंट्रोल था, ना उनपे कोई कंट्रोल था। Revolt was mostly limited to North India, Central India. It was not penetrating into South India. That is why all India based revolt नहीं था ये कुछ बातें हम कहते हैं इसके बारे में, रिवोल्ट के बारे में। अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड इस जगह पहुंचा, टाइटल आया है। लेकिन जो ये मेन रीजन था, यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे बरेली में खान बहादुर खान, उनका रोल था, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, खान बहादुर खान एट बरेली। उनसे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? फैजाबाद में। फैजाबाद में कौन थे? डंका शाह बोलते हैं उनको, क्योंकि गले में एक ड्रम डाल के घूमते थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला उनका नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। तो जो रिवोल्ट है उसमें लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेचर ऑफ द रिवोल्ट तो सेकेंडरी बात आती है। जैसे हमने कहा, बरेली में खान बहादुर खान, लखनऊ में बेगा हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में और ये आगरा और इसके जोन में आपके नाना साहेब, जैसे हमने एक नाम बताया अभी, मेरठ में कौन थे? हरियाणा में राव तुलाराम थे। ऐसे ही और भी लोकल रूलर्स थे, स्मॉल स्मॉल लीडर्स थे, मेरठ में भी थे, मेरठ बोल रहा हूँ, मथुरा में भी थे। तो ये सारे मिलाकर ही एक उसका कैरेक्टर करते हैं, कैरेक्टर उसका दिखाई देता है। जब आप देखते हो कि ब्रिटिश ने, जब आप मैप, अभी हम मैप जब वो डालेंगे, जब हम वो मैप डालेंगे, जिस मैप के अंदर हमें पूरा वो दिखाई देगा कि कौन कौन सी एरिया में कौन कौन थे, देन यू हैव टू सी द सीक्वेंस। एग्जामिनेशन आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ, क्योंकि ये छोटे छोटे रोज के इवेंट्स हैं, सीक्वेंस से है, सीक्वेंस से चीज हो रही है। ठीक है, सप्रेशन जो है उसका चल रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग एट वन पॉइंट। पहले दिल्ली कैप्चर कर ली इधर से, लेकिन उधर बाकी जगह रिवोल्ट चालू हो गया। तो ये सारी बातें हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कह सकते हैं। आप बताइए इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो। बोलिए। बोलिए भाई। हाँ, सचिन जी, रोहित जी, यस सर, नो डाउट। कुछ तो, सचिन भाई कुछ तो बोल लो। हाँ जी। नो डाउट सर, थोड़ा पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। अच्छा, तो अब लेकिन हम बात करते हैं कि भाई नेचर क्या था। अब ब्रिटिश कहते हैं भाई ये तो, ब्रिटिश जो है वो म्यूट नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश ने इंसान बनाया इन जानवरों को, लेकिन जानवर काबू में आने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इसको इसलिए म्यूटनी कहा है। म्यूटनी क्यों कहा? म्यूटनी क्योंकि उनका ये कहना है लोकल पॉपुलेशन या सिविल पॉपुलेशन का कोई सपोर्ट नहीं था। ऐसे ही जो है कंटेम्प्रेरी जो इंडियन कुछ लोग थे जो उस रिवोल्ट को देख रहे थे, जैसे मुंशी जीवनलाल, और एक और नाम था मोइनुद्दीन। ये दिल्ली में विटनेस थे। दे हैव विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद देयर आईज, मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन। ऐसे ही अगर हम और बात करें तो और भी लोग थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये बरेली में था दुर्गादास बंदोपाध्याय। सर सैयद अहमद खान,
इन्होंने भी जो है जो लाइव विटनेस देखा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के, इन्होंने बाद में अपनी अपनी थ्योरी भी दी है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान उस टाइम क्या थे, सदर आमीन। कहाँ के सदर आमीन थे ये? बिजनौर। तो इसीलिए सिपाही म्यूटनी पूरी तरीके से नहीं थी, ना पूरी तरीके से रेबेलियन था, ना पूरी तरीके से रिवोल्ट था। रेबेल लेकिन हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से आए, हाँ जी आए। मासेस का सपोर्ट भी मिला, हाँ जी मिला। जब रिवोल्ट को क्रश किया गया तो लाखों और हजारों इंडियंस को सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई, हाँ जी दे दी गई। तो मिलिट्री आउटब्रेक भी था, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड भी था, अगेंस्ट कैपिटलिज्म में भी था, लेकिन ये रेशियल फाइट नहीं थी बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। ये इंडियन सिविलाइजेशन और ब्रिटिश सिविलाइजेशन के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी नहीं थी इसको ओवरथ्रो करने की। इसीलिए इसको कहा गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सावरकर ने क्या कहा कि ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश इसको अपने तरीके से करेंगे, हम इसको अपने तरीके से करेंगे। वीर सावरकर ने किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने जो किताब लिखी लंदन में पब्लिश हुई 1909 में, उसमें पहली बार बताया गया कि ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये एक प्लान्ड वॉर था, ये कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करके वॉर था। अपराइजिंग थी, इससे पहले जो अपराइजिंग्स हुई हैं वो सब क्या थे, ड्रेस रिहर्सल्स थे। We were very clear that we wanted to ask British to leave India. ऐसा सावरकर साहब का कहना है कि ये हमारा था वो एक्चुअल में। जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या कहा कि वो फ्यूडल आउटबर्स्ट था। फ्यूडल आउटबर्स्ट था वो, क्या था? फ्यूडल आउटबर्स्ट, सामंतवादी, एक सामंतवादी उफान था वो। फ्यूडल आउटबर्स्ट लेड बाय फ्यूडल चीफ्स। फ्यूडल आउटबर्स्ट लेड बाय फ्यूडल चीफ्स, लेड बाय फ्यूडल चीफ्स। ठीक है जी। नेहरू ने कहा कि रूरल बेस था रिवोल्ट का, और फ्यूडल चीफ अनऑर्गेनाइज थे, उनका कोई कंस्ट्रक्टिव गेम प्लान नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कहा कि ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ जो है अपराइजिंग जो है वो एक नेशनलिस्ट अपराइजिंग थी, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नेशनलिज्म को जो है मॉडर्न सेंस में समझा जाना जरूरी है। और इंडियन नेशनल कैरेक्टर जो है वो उभर के आया, पेट्रियटिज्म आया, और लोग जो है वो तैयार थे कि क्या चाहते हैं। लेकिन सारे के सारे जो लीडर्स थे वो पर्पसफुल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं थी, वो सब अपना अपना चाह रहे थे। उनके छोटे छोटे वो थे, अपने छोटे छोटे ग्रीड थे, और मतलब पर्सनल जेलसीज, पर्सनल उनके एम्बिशंस भी थे। वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की हार के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए तो आरसी मजूमदार साहब क्या कहते हैं? आरसी मजूमदार साहब कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट प्लान्ड। वो कहते हैं, आरसी मजूमदार कहते हैं, ना तो प्लान था, नॉर प्लान, नॉर फर्स्ट, ना वो फर्स्ट था और ना ही वो फर्स्ट जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इट इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है। जैसे अजीमुल्लाह खान जो है नाना साहब ने भेज दिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पेंशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक और था कि भाई चपाती और लोटस सिंबल था। ट्रायल ऑफ बहादुर शाह जो है वो भी कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वो नहीं हुआ था डेवलपमेंट। और उस टाइम भी प्रूव हो गया था कि अपराइजिंग जो है बहादुर शाह जफर के लिए भी सरप्राइज था। हमारा जो इंडिया का जो नेशनलिज्म था वो अभी एकदम नेसेंट स्टेज में था, वो अभी एक जीरो स्टेज में था। इसलिए नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से आप अपने सेंटिमेंट, इंडिया के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिवली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट। मार्क्सिज्म का कहना है, मार्क्स का, कि वो फॉरेन और फ्यूडल
क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857? फॉरेन प्लस फ्यूडल, दोनों के अगेंस्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857। फॉरेन के भी अगेंस्ट था और फ्यूडल के भी अगेंस्ट था, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि प्रोफेसर एक स्टेनली वॉलपोर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर स्टेनली वॉलपोर्ट ने कहा, क्या था भाई ये, मोर देन म्यूटनी, ओके, एट एनी गिवन टाइम द रिवोल्ट ऑफ 1857 was more than a mutiny and much less than the war of बोलो, war of independence, much less than the war of independence। तो ये तो हुए भाई क्या हो रहा था। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर आप बात करोगे तो ट्रांसफर हो गया पावर का, क्वीन का प्रोक्लेमेशन आ गया, बात की गई भाई आगे से हम टेरिटरीज को नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद बात की गई भाई सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म किए जाएंगे, बात की गई आर्मी में रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, पॉलिसी ऑफ काउंटर पॉइज ऑफ नेटिव अगेन नेटिव्स, पॉलिसी ऑफ काउंटर पॉइज, ऑफ नेटिव अगेंस्ट नेटिव्स। ठीक है, और ज्यादा बिटरनेस आ जाएगी, उसके बाद जो है काउंसिल एक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है व्हाइट मैन्स बर्डन की फिलॉसफी जो थी वो जस्टिफाई करने की बात आ जाएगी, इंडिया और उनमें रूलर में बहुत फर्क आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब होने वाला है, जो भारत में जो नेशनलिज्म का राइज हो रहा है, उसकी एक नई बेस बन जाएगी। कौन बोल रहा है? अरे किसने अनम्यूट किया है? सचिन जी बोलिए। हाँ, गलती से हो गया सर। अरे भाई गलती ना हुई, कोई बात नहीं, हो गया, बोल ले, हम तो कह रहे हैं बोल ले। हैं? मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है कि नहीं? यस सर, स्क्रीन शेयर है स्क्रीन शेयर, ओके। हाँ तो जी मैंने आपको मोटा मोटा ये समझा दिया, अब आप बोलिए। बेगम को भी रंगून कहाँ भेजा था भाई कुलदीप जी? हैं? बेगम तो नेपाल निकल गई थी। सर पूछ रहे हैं। अच्छा पूछ रहे हैं, नहीं भेजा जी, नहीं भेज पाए, उनको नहीं भेज पाए, पकड़ में ही नहीं आए वो। तो यानी आप कह सकते हो फरवरी 1857 से मामला चालू हुआ, 10 मई 1857 तक मेरठ का मामला चालू हुआ, सितंबर 1857 में दिल्ली पकड़ी गई, जून 1857 में कानपुर हाथ से निकल गया, जुलाई में जो है आपका बिहार। सर वो हाँ? मुमताज के बारे में पूछ रहे हैं। कौन मुमताज? वो बहादुर शाह की बीवी। बहादुर शाह की बीवी नहीं थी भाई, बेगम थी वो, और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। हाँ सर वही बेगम। हाँ वही बेगम, नहीं बेगम, बेगम साहिबा, उनको नहीं भेजा गया भाई रंगून। बाद में शायद उनकी सेवा करते हुए शायद वो चली गई हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बात यही थी कि उनको बख्श दिया जाएगा। बाद में आई हैव टू सी, आई कांट रिकॉल राइट नाउ कि क्या हुआ, लेकिन सजा उनको नहीं मिली थी। तो ये सारा खेल जो है आपके मई 1858 तक चलता रहेगा, सितंबर 1858 में जाके मामला बिल्कुल शांत होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जो है चैट बॉक्स में ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं कि द रिवोल्ट एम्ब्रेस द एंटायर कंट्री। चैट बॉक्स में लिख दो, बोलो मत, कोई बात नहीं, तुम उसमें तो ब्रॉडबैंड ना लगे तुम्हारा, ना अनम्यूट होना पड़ेगा, और उसमें कौन कितनी स्पीड से लिखेगा मैं उसको ही जज करूंगा। द रिवोल्ट if 1857 embrace the whole country। अबे लोग तो इतने सारे हैं, दो ही लोग लिखेंगे, रोहित, सचिन,
There was lack of unity among the rebels. There was lack of unity among the rebels. अच्छा यार, there was lack of unity among the rebels. Yeah, there was lack of unity among Indians. There was lack of unity among Indians ki among rebels? यूनिटी अमंग इंडियन ज्यादा नहीं थी. रेबल तो जो थे वो तो एक साथ ही थे. जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया वो तो यूनाइटेड हैं. लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस. देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द सोल्जर्स बट दोज हु हैव रिवोल्टेड वो तो एक साथ हैं. ब्रिटिश बिलीव्ड अगर सिंधिया ने रिवोल्ट ज्वाइन कर लिया तो हमें अपने बोरिया बिस्तर पैक करके जाना पड़ेगा. ब्रिटिश बिलीव्ड अगर सिंधिया ने हमें रिवोल्ट में सपोर्ट नहीं किया तो हमें अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जाना पड़ेगा. There was support by the princely states to the British in a great manner. There was support by the British to the princely states in a great manner. मतलब वो उनके सपोर्ट कर रहे थे. Okay, there was no single unified ideology. No single unified ideology of the rebels. कोई single unified ideology नहीं थी. उसको पेशवाशिप चाहिए, उसको झांसी चाहिए, खान बहादुर खान को रोहिलखंड चाहिए, बेगम अवध का अवध चाहिए. There was no forward looking future plan. There was no forward looking future plan. There was no forward looking future plan. Okay, can we say there was poor leadership and poor organization? Can we say there was poor leadership and poor organization? Okay. अब सब लोग लिख दो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सब लोग एक एक दो दो लाइन में लिख दो चैट बॉक्स में. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 की? इंटरव्यू में कोई पूछ लेगा या मेंस में कुछ लिखना पड़ेगा हिंदी अंग्रेजी में, तो क्या लिखोगे? सरस्वती जी आप भी लिख दिया करो, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने से अच्छा रहता है. सिग्निफिकेंस क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 की? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? आपकी नजरों में सिग्निफिकेंस क्या है? क्या महत्व है भूपति जी? एक्सपोज द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके रोहित, थैंक यू. यूनाइटेड stand taken by the Indians against लिख दे भाई, लिख सकता है. आई थिंक थोड़ा बहुत लिख के हमें भी दिखाई दे. रिलीजियस रूमर्स. राजीव जी कैसे, मतलब ये सिग्निफिकेंस कैसे हो गया? फंडामेंटल चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. कोमल, बाप रे कितना भारी शब्द है. कैसे? हैं? जल्दी बोलो. राजीव जी क्या लिखा है आपने? एक्सप्लेन करिए जरा जल्दी से यार, अनम्यूट करके. हैं? सर रिवोल्ट तो रिलीजन और कास्टिज्म से ही शुरू हुआ था ना. अरे सिग्निफिकेंस पूछा है यार, उसका महत्व क्या है? सर महत्व यही हुआ ना जब रिवोल्ट शुरू हुआ, फिर हमने उसमें अब बोलता जा. तो फिर सर हमने ब्रिटिश को, मतलब फिर ब्रिटिशर्स के बारे में सब कुछ पता चला लोगों को, धीरे धीरे सारी चीजें. तो आप ये लिख रहे हो रिलीजन, रूमर, कास्टिनिज्म. तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना सारी चीजों की. It depleted goodwill of the people against British and will be ground for future revolutions. Very good. Very good. Good effort, Kuldeep ji. Significance of the revolt is that it is being a struggle against East India Company, having a semblance of unity among Indians. Wonderful, wonderful, Bhupati. I like that. British rule now at extinction. ये कहाँ होने जा रहा है? अभी नहीं होने जा रहा. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने क्या किया?
educated middle class supported the revolt of 1857? हाँ? No sir. Was it opposed? अपोज थी, सपोर्ट था कि न्यूट्रल था? क्या हुआ? मिडिल क्लास ने क्या किया? न्यूट्रल सर. न्यूट्रल थी मिडिल क्लास. 1857 में ब्रिटिश वर एबल टू प्ले मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. यस. ना ट्रू कैसे हो गया राजीव? कुछ भी लिख दोगे. ट्रू कैसे हो गया? यस कुलदीप, यू आर राइट. ब्रिटिश वर नॉट एबल टू प्ले हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स. अब मैं 4 जगह के नाम लूंगा, आपको लिखना है कि किस जगह पे रिवोल्ट नहीं हुआ था. झांसी, लखनऊ, चित्तौड़. झांसी, लखनऊ, चित्तौड़. बिल्कुल सही बात है, चित्तौड़ में नहीं हुआ. थोड़ा बहुत है, लेकिन जब आपके 4 ऑप्शन ऐसे आएंगे तो चित्तौड़ में नहीं हुआ. ओके. Who was at फैजाबाद? फैजाबाद में कौन था? फैजाबाद में मैंने क्या नाम बोला है? हाँ, फैजाबाद में नाना साहिब? नहीं नहीं भाई नहीं. अहमद अब्दुल्ला, वो मौलवी सर. हाँ, मौलवी अहमदुल्ला. बस इतना ही चाहिए. ठीक है जी, इतना ही चाहिए. तो ये आपकी जो मैंने बताया है आपको, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक का बता दिया. अब पॉपुलर अपराइजिंग्स हुई हैं बहुत सारी, जो कि 1857 से पहले हमने ट्राइबल वाली सारी कर ली थी. अब हमारी कुछ बची हुई थी, जैसे जो है आपकी पेजेंट. बेसिकली पेजेंट मैंने एक तो आपको एग्जांपल दिया ही था, लेकिन कुछ और भी बची हो सकती हैं. वो जो है मतलब हम देख सकते हैं, जो मतलब पेजेंट अपराइजिंग्स थी. जैसे आपकी इंडिगो रेबेलियन है, डेक्कन अपराइजिंग है, और उसके बाद मुंडा उल गुलान बहुत इंपॉर्टेंट है, पाबना रिवोल्ट है. ठीक है जी, पाबना. मैं पाबना के बारे में आपको अभी बता देता हूं. पाबना रिवोल्ट हुआ. पाबना इज इन बंगाल. पेजेंट का रेबेलियन है ये, पेजेंट का रिवोल्ट है पाबना. ठीक है जी. तो पाबना जो है बंगाल में हमने पहले ही पढ़ा था. बंगाल में हम अभी पढ़ रहे थे कि जहां पर जो है फरेजी मूवमेंट हो रही थी. फरेजी हमने अभी भी बात की थी. तो फरेजी मूवमेंट, जैसी स्पेलिंग गलत है फरेजी की मेरी. तो फरेजी मूवमेंट जो है वो लगा लो कि वो फरेजी मूवमेंट ने मोरल ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था. क्या कर दिया था? मोरल ग्राउंड. फरेजी ने मोरल ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया. और मोरल ग्राउंड प्रिपेयर करके आप कह सकते हैं कि अब जो है पेजेंट्स आर रेडी टू क्वेश्चन एंड रेडी टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशंस. तो इसीलिए 1873 में सबसे पहले एक एग्रेरियन लीग बनी. एग्रेरियन लीग यानी लोगों ने आपस में जुड़ के एक ग्रुप टाइप बनाया, जहां वो अपने जो भी हैं दुखड़े वो शेयर कर सकते हैं. यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगना में उन्होंने एक बनाया, एक एग्रेरियन लीग बनाई. और ये लीग जो है आपकी न्यू लैंडलॉर्ड्स या पुराने लैंडलॉर्ड जो भी ऑप्रेस्ड, जो भी एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करते हैं, उसको ये नहीं सपोर्ट करेंगे. इसलिए पाबना रिवोल्ट हुआ 1870s में, 1880s में. यानी कारण ये था कि ब्रिटिश वर आस्किंग फॉर रेंट फ्रॉम जमींदार्स, जमींदार आर आस्किंग फ्रॉम एग्रीकल्चर.
दैट मीन्स पेजेंट्स। दैट मीन्स ये जब एक्सेस चाहिए ब्रिटिश को, तो एक्सेस कहां से आएगा? जमींदार से, और जमींदार को चाहिए तो कहां से आएगा? पेजेंट से। तो एक्सेसिस हो गई, डबल एक्सेसिस हो गया एक तरीके से। तो क्या किया पेजेंट ने? लार्ज मास मीटिंग की, और उन्होंने क्या किया उस जमाने में भी? मास मीटिंग्स की, और साथ में क्या किया? रेंट स्ट्राइक की। रेंट स्ट्राइक की लास्ट में भी, यू नो, दे वेंट फॉर रेंट स्ट्राइक। रेंट स्ट्राइक करने से पहली बार एक पेजेंट जो मूवमेंट है उसके कैरेक्टर्स निकल के आए। उन्होंने फंड इकट्ठे किए। स्ट्रगल जो है वो पाबना के साथ साथ और जगह भी फैल गई, और पेजेंट जो है वो सपोर्ट किससे कर रहे हैं? लोअर पेजेंट्री भी है, नॉन वायलेंट भी है, लीगल भी है, और उनका फेथ भी है। दे हैव फेथ इन ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम। ठीक है जी, इनका फेथ क्या है? इनका फेथ है ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम के अंदर। ओके, वो चाहते हैं कि भाई ब्रिटिश जैसी समझ में आएगा हमारे साथ गलत है तो हमारा वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है ये, कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को, ये लैंडलॉर्डिज्म जो क्रश कर रहा था, उसके एक्सपेरिमेंट को सब जगह फैलाएगा। रेंट्स अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं देंगे। तो सिविल कोर्ट्स जो थे ना इन एरियाज के, वो चोक हो गए। इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई, दे वर चोक्ड विद एग्रेरियन लीग्स, जगह जगह बन गई, और उन्होंने जो है पिटीशंस डाल दी। लो भाई, तुम कहते हो ना हम तुम्हारे लिए हैं, करो हमारा फैसला। हमें रानी के अंदर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लोकल से है। तो जमींदार जो है उसके फेवर में कौन खड़ा होगा? ब्रिटिश। जहां जहां पर वायलेंस होगा वहां पर पेजेंट्स को सप्रेस किया जाएगा। ठीक है ना? लेकिन लीगल बैटल जो हो रही थी उसमें, कहाँ पे हुआ था सर ये? पाबना। ठीक है जी। अब लीगल बैटल जहां तक बात है, वहां पे ब्रिटिश न्यूट्रल स्टैंड ले लेगा कि हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। इन सब के कारण ही बंगाल टेनेंसी एक्ट आएगा 1885 में। कितना समय लग गया? बंगाल टेनेंसी एक्ट आएगा 1885 में, लेकिन फिर भी जो लोअर लेवल पेजेंट्स हैं उनके राइट्स को डिफाइन नहीं किया जाएगा अभी भी। कॉलोनियल रूल का था कि भाई बस रिड्रेसल, इमीडिएट प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दैट्स ऑल। जमींदारी सिस्टम को टच करने का कोई मतलब नहीं था। एंटी कॉलोनियल पॉलिटिकल एज दी जाए, एंटी कॉलोनियल पॉलिटिकल एज दी जाए। किसको दी जाए? इंडियंस को दी जाए, ऐसा ब्रिटिश का कोई इरादा नहीं था। कॉमनल हार्मनी भी थी। ठीक है जी। दुद्दू मियां और वो जो पहले हमने नाम लिए थे, मिडिल क्लास ने भी सपोर्ट किया। कौन करेंगे मिडिल क्लास में सपोर्ट? बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिनका नाम आपने शायद सुना है, आरसी दत्त, ये सब लोग सपोर्ट करेंगे, न्यूज़पेपर में छापेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को वो करेंगे। इंडियन एसोसिएशन जो था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, ये भी मदद करेंगे। इंडियन एसोसिएशन, द्वारकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ओके, इनको भी सपोर्ट किया जाएगा। ये भी मतलब सपोर्ट लेने आएंगे। उसके बाद मैगजीन भी होंगी, कुछ होंगे जैसे अमृत बाजार पत्रिका, वो थोड़ा सा उनको करेगी। वेयर एज बंगाली, ठीक है ना, बंगाली जो है न्यूज़पेपर था बंगाली, वो भी शुरू में ऐसे ही बोलेगा। तो मिडिल क्लास इंडियन नेशनलिस्ट का स्टैंड था, मैनी वर स्टैंडिंग फॉर द पेजेंट्स, मैनी विल नॉट बी स्टैंडिंग फॉर द पेजेंट्स, मैनी आर सपोर्टिंग द मिडिल क्लास जमींदार। आप समझे, दोनों बातें की जाएंगी। तो पाबना रिवोल्ट जो है वो एग्जाम्पल है, ओके, पाबना रिवोल्ट एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है आपका
पोस्ट 1857 में जो पेजेंट प्री 1857 जो पेजेंट अपराइजिंग है, इसी के आसपास के पीरियड में, उसके कैरेक्टर में ये कैरेक्टर है कि peasants are peaceful, peasants are lawful, peasants are supporting the British judicial system। लेकिन आगे चल के ये कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, इसीलिए पॉपुलर अपराइजिंग्स पोस्ट 1857 की डिफरेंट हो जाएंगी। वो हम कल उसको देख सकते हैं। एक पोस्ट 1857 में जो है चीजें बदल जाएंगी, वो क्या होंगी, क्या कहेंगे, वो हम कल देख लेंगे। और साथ में हम जो पॉपुलर अपराइजिंग पोस्ट 1857 में हुई थी उनको भी हम कवर कर लेंगे। अब बताइए, कोई डाउट या कोई सवाल? बोलिए जी। हाँ, कहाँ चले गए सब लोग? सर जब 6 मई को सारे इकट्ठे होके दिल्ली में लाल किले पे ही क्यों गए और कहीं क्यों नहीं गए? कहाँ जाते तुम्हारे हिसाब से, ये बताओ ना कि यहाँ जाना चाहिए था। नहीं सर, लाल किले पे क्यों गए? आगरा क्यों नहीं गए? आगरा के ताजमहल पे क्यों नहीं गए? आगरा के ताजमहल पे जाके क्या करते हैं? वहां रोमांस थोड़ी ना करना था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो तो दिल्ली में लाल किले पे बैठा हुआ है। ताजमहल पे क्या मिलेगा उनको? ताजमहल पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है? आज भी जब आप बोलते हो ताजमहल, तो लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जो फोटो भेजना होता है ताजमहल की भेजते हैं। अगर किसी और को अपने किसी ने वैलेंटाइन डे पे लाल किला भेज दिया तो वैसे ही हो जाएगा उनका। तो आप सोचो ना, जिस चीज का सिंबल जो होगा वही तो किया जाएगा। जो सोशल फैक्ट है, लाल किला एक सोशल फैक्ट है, ताजमहल भी एक सोशल फैक्ट है, लेकिन लाल किला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल फैक्ट है और ताजमहल जो है वो एक इमोशनल सोशल फैक्ट है। ताजमहल जो है वो इंटेंजिबल सोशल फैक्ट है और लाल किला जो है वो टेंजिबल सोशल फैक्ट है। ताजमहल जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके एस्पेक्ट को, लाल किला जो है वो पूरी सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ कहां जाना चाहिए? ऐसा अगर होता तो नरेंद्र मोदी जो है लाल किले की जगह ताजमहल से भाषण देता 15 अगस्त को, और यही काम जो है हमारे मनमोहन सिंह भी करते हैं। झंडा फहराते हम लाल किले की जगह ताजमहल पे। तो लाल किला वॉज सिंबल ऑफ पावर, ताजमहल इज सिंबल ऑफ लव। समझ आया? यस सर। या अभी भी कोई डाउट है? नो सर। अब तुम कहां जाना चाहती हो, लाल किला कि ताजमहल? हेलो सर अब तो मुझे ये जानना होगा ना किस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तो आपका कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं? मेरे ख्याल से पता है आपको कि आप क्या चाहते हो। हैं, कहां जाओगे तुम? बताओ कहां लाल जाओगे? किला। लाल किला। थैंक यू फॉर योर आंसर प्लीज। और किसी को कोई शक, कोई सवाल? सर अगर किसी पावर को डिस्ट्रॉय करना है तो हम उसके जो कमांड हेड है, जहाँ से उनकी कमांड्स को फर्दर प्रोसीड किया जाता है, उसको एक बार करना चाहिए। तो फिर क्या रिबेलियंस को ये नहीं सोचा कि जो इनके हेड क्वार्टर्स है, जहाँ से इंस्ट्रक्शन पास हो रही है, उनको कैप्चर कर लिया जाए और उसका बेस ही खत्म कर दिया जाए? तो कैप्चर किया ना उनको भी, सचिन जी मारे हैं। अभी जो हमने बात की थी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसीलिए बोलना भूल गया जो मुझे बोलनी चाहिए थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौलवी अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला, जिनका नाम हमने डंका शाह बोला था, उन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ चिन्हट। लखनऊ के पास एक जगह है चिन्हट, और उस बैटल में उन्होंने जो जनरल था उस बैटल का, उसको मार दिया था। बहुत जगह ब्रिटिश ऑफिसर्स मरे। अब अगर आप कहो लेकिन नहीं जी सीधा लॉर्ड कैनिंग के घर जाके उनको गोली मार दो, तो ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो 50% इंडियन सोल्जर्स हैं वो भी अभी ब्रिटिश के साथ दे रहे हैं। सर अवेयरनेस और जो प्लानिंग और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए तो सर प्रॉपर लॉर्ड कैनिंग के घर जाने की क्या नहीं कह रहे कह हैं? रहा। प्रॉपर लॉर्ड कैनिंग के घर जाने की नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ जो उनके हेड क्वार्टर्स हाँ, थे, क्या वो इतने सुरक्षित कैसे थे? क्या ये थिंकिंग नहीं थी कि अगर एक जो मास है मूवमेंट हो इनके हेड क्वार्टर्स की तरफ हो, तब प्रेशराइज किया जा सकता है, क्योंकि फर्दर इंस्ट्रक्शंस पास नहीं होंगे तो और भाई इनको। ये देखना, इंडिया में मान ले 15 हेडक्वार्टर है ब्रिटिश के, कलकत्ता उनका हेडक्वार्टर है।
ओके सर, 50 उनके छोटे हेडक्वार्टर हैं, ओके ठीक है, सर। और 200 उनके डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी, हम्म, और आधा इंडिया प्रिंसली स्टेट के काबू में है। तो आप देखो ना, रेबेलियंस के अंदर इतनी प्लानिंग, इतनी अक्ल कहां हो सकती है? मिडिल क्लास भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपका, पढ़ा लिखा जो है, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं कर रही, तो कैसे कर पाएंगे वो? ये तो प्योर करेज थी, प्योर करेज, ये प्योर करेज थी, देश के लिए प्यार था और कुर्बानी थी ये एक तरीके का इमोशनल आउटबर्स्ट था, एक तरीके से, एक तरीके से कह रहा हूं मैं। तो पता तो भाई सबको होता है सचिन जी, लेकिन सही समय पे अप्रोच भी थी, क्योंकि रूल्स तो क्या ही था, उन्होंने पहले इतना टाइम से तो पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है। नहीं 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 नहीं, अब जो है ब्रिटिश के आने के बाद में मुगल रूल, ये हो गया ब्रिटिश, तो दोनों की अप्रोच में 180 डिग्री का फर्क आ गया है पूरा। दोनों में बिल्कुल फर्क आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुगल ने रूल किया था तो उनको पता था, खत्म हो चुका था रूल बहुत पहले, दिस वी कांट से। बट सर, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कॉलेज बना रहे थे, और मतलब वहाँ पे ये लोग अवेयर हो रहे थे, पढ़ भी रहे थे, तो क्या ये अप्रोच होनी नहीं चाहिए थी कि डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को किसी तरह से डायरेक्ट हिट किया जाए और तो इंस्ट्रक्शंस पास आउट होने से रोके जाए? नहीं ऐसा, एक जो अगर आज हमें कुछ कर, जैसे इसमें हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो आज की हम बात अलग है यार, तब कौन सी डेमोक्रेसी थी, कौन सा सिस्टम था, कोई कुछ नहीं था उस टाइम पे। नहीं, आज वाली चीज उस समय नहीं हो सकती सचिन जी ना, सिचुएशन ही नहीं है वैसी, सोसाइटी का सेटअप वैसा नहीं है। और कोई डाउट? नहीं समझ। बताइए अगर और कोई डाउट है, किसी का कोई सवाल है तो। सो विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। कल हम इसको आगे कवर करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यू टू।